हमारे साथ हैं मिस दिव्या सिकरवार, इस साल की यूपी पीसीएस की AIR 1। सो कंग्रेचुलेशंस दिव्या। ना आपने अपने गांव परिवार का बल्कि अपने गांव का नाम रोशन किया है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आज आपका इंटरव्यू लेते हुए। मैं बस आपसे कुछ बातें जानना चाहूँगी। मेरा मानना ये है कि इस लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मेहनत तो कई लोग करते हैं, बट कोई ना कोई एक ऐसी खास बात होती है जो आपको टॉपर बनाती है। तो बस आपसे चंद बातों में मैं ये जानना चाहूँगी, आपने ऐसा क्या किया कि आज आप AIR 1 आपने रैंक अचीव की। तो दिव्या, ये आपने कब डिसाइड किया कि आपको यही फील्ड चुननी है या SDM ही बनना है? मैं जब ग्रेजुएशन के दौरान दूसरे तीसरे साल में मुझे सिविल सर्विस के फील्ड के बारे में जानकारी हुई थी। इससे पहले मुझे इस क्षेत्र की जानकारी नहीं थी। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो मुझे 2018 में कंप्लीट हुई थी, फिर उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पर टॉपर्स के जो भी वीडियोस आते हैं वो मैंने काफी देखे। मैं पूरा दिन उन्हीं को देखने में जाता था, जिससे मुझे इस परीक्षा का पैटर्न पता चला कि किस प्रकार के पेपर होते हैं, सिलेबस क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होता है। इससे पहले मुझे इन सब चीजों की जानकारी नहीं थी, सच बात बताऊं तो यही सबसे जानकारी मिली। फिर उसके बाद मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे टॉपर्स बुक्स बताते हैं उन्हीं को मैं खरीद के लेके आई। लेकिन उसके बाद फिर अंदर से, क्योंकि इस तैयारी में जैसे मुझे पता चला कि एक गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। हम किस दिशा में तैयारी कर रहे हैं, अपनी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो वो हमें या तो किसी टीचर के माध्यम से हमें पता चले, वही चीजें हमें किसी कोचिंग के माध्यम से पता चलती हैं, या फिर हमारे घर में कोई सेलेक्टेड होते हैं उनके माध्यम से, या कोई हमारे दोस्त जो बाहर कहीं पढ़ रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, उनके माध्यम से हमें चीजें पता चलती है। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था उस समय कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो सही है या नहीं, मैं वो कैसे जानूँ। तब फिर ये सब करने के बाद तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि ये सब सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो उसके बाद से फिर मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज तलाशे। उसके बाद मैंने मुकेश कुमार सिंह सर हैं, उनकी गाइडेंस में ये तैयारी की। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि आपकी रणनीति सही होनी चाहिए। आपको खुद एहसास हुआ कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तो यानी कि सबसे पहले आपको एक रणनीति बनानी होगी कि मुझे अगर इस एग्जाम तक पहुंचना है तो इसका एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। यही आपको अपनी सफलता तक पहुंचाएगा, सही स्ट्रेटेजी और सही दिशा में मेहनत करना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी 5 चीजें आपको लगता है कि आपने जो बेस्ट डिसीजन ली है अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि AIR 1 बनना आसान नहीं है, तो ऐसी कुछ 5 चीजें आप बताना चाहेंगी जो आपको बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे और सुनेंगे कि वो क्या 5 चीजें थी जो आपने करी जिसने आपको ये सफलता दिलाई? मैम, इस परीक्षा में जो 5 चीजें मैंने करी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुझे खुद से तैयारी करने के बाद जब ये मुझे खुद पता चला कि मुझे इस एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, तो सबसे पहले मैंने गाइडेंस ली अपनी मुकेश कुमार सिंह सर हैं उनके माध्यम से। और फिर क्योंकि हमें रिसोर्सेज भी पढ़ने पड़ते हैं, तो इस तैयारी में ऐसा होता है कि रिसोर्सेज कई ज्यादा हैं मार्केट में, और ऑनलाइन तो रिसोर्सेज का एकदम बाढ़ सी आई हुई है। तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और अपने ऑप्शनल के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपने रिसोर्सेज को चूज किया। उसके बाद सिलेबस को याद करना पड़ता है। कई बार मैंने खुद देखा है कि सिलेबस को नेग्लेक्ट सा कर देते हैं। बिल्कुल उसको याद, बस एक सिलेबस की यूनिट बाय यूनिट हमें याद होनी चाहिए। उससे क्या होता है, जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हम उससे चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। कई बार मैंने खुद सुना है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें, हम कैसे पता लगाएं कि ये मेंस के लिए जरूरी है या प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। तो हमें जब सिलेबस याद होगा तो हम उस चीज़ों को आसानी से कर लेंगे। फिर उसके बाद नोट मेकिंग सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। अपने हर टॉपिक पर अपने मेंस के लिए और ऑप्शनल के लिए नोट्स बनाने होते हैं। नोट्स फिर उनको याद करना, बार बार रिवीजन तो की है इस एग्जाम की, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पढ़ते तो हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन रिवीजन करना भूल जाते हैं। तो हमें वीकली या वीक में 2 दिन रिवीजन करना चाहिए अपना, जो भी हमने पढ़ा है। एक दिन उसको बस पढ़ना छोड़ के उसको याद करें ये। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग तो मेंस के लिए जरूरी ही है। हर रोज
जैसे जब हम शुरुआत करते हैं तब हम अच्छे आंसर नहीं लिख पाते हैं, तो कभी कभी एक डिमोटिवेशन सा भी आता है कि हम अभी नहीं लिख पा रहे हैं तो वहाँ क्या लिख पाएंगे। ऐसा मेरे साथ भी होता था। स्टार्टिंग में मैंने लगभग एक आंसर को 1 घंटे में ही लिख पाती थी, बना पाती थी, लेकिन जब मेन एग्जाम लिखते हैं वहाँ पर एक आंसर 7 मिनट में लिखना पड़ता है, लेकिन वो प्रैक्टिस से करते करते आ जाता है। और यही सब चीज़ें हैं जो हमें इस तैयारी में जो मैंने की। सबसे पहले अपने एक गाइडेंस देखनी है, क्योंकि हमें एक सही गाइडेंस मिलेगी तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। दूसरा, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है और चूज करना है। फिर क्या करना है, फिर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर रिवीजन करना है और आंसर राइटिंग, ये सब चीज़ें ही मैंने की। ग्रेट। अब बताइए कि एनसीईआरटी को लेकर के बहुत मिथ है बच्चों में, और टीचर्स भी कई बार बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कुछ बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कुछ बोलते हैं एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। आपके हिसाब से यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए एनसीईआरटी का कितनी इम्पोर्टेंस है और किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है? जी, एनसीईआरटीज मैंने एनसीईआरटीज के बारे में कहा जाता है कि वो हमारा एक बेस बनाती हैं। जैसे जो भी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, जैसे मैं भी थी, तो उनके लिए वह एक शुरुआत से हम एक चीजें एक लाइन में हमें बनती चली जाती है फाउंडेशन में हाँ। एक तरीके से। तो पर क्या मैंने हिस्ट्री की पढ़ी थी एनसीईआरटी, और साइंस के लिए कुछ चैप्टर्स के लिए पढ़ी थी, और ज्योग्राफी की तो मैं पढ़नी पड़ती है 11th और 12th के लिए, तो ये सब मैंने पढ़ी थी। और क्योंकि मैं 7 क्लासेज भी करती थी तो उसके लिए मुझे और बेस मेरा वहां से भी बनता था, तो मैंने तो मेनली 3 ही फॉलो की थी। ओके। तो दिव्या, जैसे हम सब जानते हैं कि करंट अफेयर इन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपने करंट अफेयर की प्रिपरेशन कैसे करी? जी, करंट अफेयर तो इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि मेंस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। मेंस के लिए मैं द हिंदू पढ़ती थी, और उससे भी अपने क्वेश्चन जो होते हैं वो कवर होते रहते हैं, जो भी टॉपिक होते हैं, तो मैं उसके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती थी। और यहाँ पर ऑफलाइन तो नहीं आता था, तो मैंने ई पेपर ले लिया था अपने लैपटॉप से, उसको पढ़ती रहती थी। और यूपी की करंट अफेयर्स के लिए मैं द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो हिंदी में आता है वो पढ़ती थी। और जैसे मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए मैंने मेनली अपने प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाए, मैगजीन को ही फॉलो किया था। मेंस के लिए मैंने नोट्स बनाए थे करंट अफेयर के, जैसे GS 1, 2, 3, 4 और अपना ऑप्शनल, उसके लिए मैंने अलग अलग कॉपी बनाई थी। GS 1 की अलग कॉपी थी, GS 2 की, ऐसे ही सब अपने पेपर की। तो ऐसा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जिस पेपर के सिलेबस में जो टॉपिक है, अगर उससे संबंधित कोई भी न्यूज होती थी पेपर में, तो मैं उसको उस कॉपी में नोट कर लेती थी। इस प्रकार मैं अपने मेंस के लिए और अपना जो ऑप्शनल था उसके लिए भी अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी न्यूज है, कोई डाटा है, कोई रिपोर्ट आई है, तो उन सबको उसी अपनी कॉपी मेंटेन रखती थी, जो एंड में तो वो बहुत फायदा देती थी। एक आपने बहुत अच्छी बात बोली, एक इसमें यूपी स्पेशल से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यूपी का एग्जाम है। तो यूपी स्पेशल के लिए जैसे आपने बताया कि हिंदुस्तान पेपर पढ़ते थे, तो क्या वो आपके लिए सफिशिएंट था यूपी स्पेशल की प्रिपरेशन करने के लिए? करंट अफेयर के लिए था, जैसे उसमें न्यूज़पेपर में सरकार के द्वारा कितने कार्य किए गए हैं या फिर कोई कार्य होने हैं, तो उनका एडवर्टाइजमेंट आता है, तो मुझे वो वहाँ से मिल जाता था। और यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसको मैंने बहुत देखा था वहाँ से, क्योंकि उसमें हर मिनिस्ट्री का, हर विभाग का अपना कुछ वो जानकारी दी होती है, तो मैं वहाँ से, और कोई भी जैसे यूपी में समिट होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन होना है, तो वो PDF अपलोड कर दी जाती है साइट पर, तो वहाँ से उस चीज़ की तो सारी जानकारी यूपी गवर्नमेंट की साइट से आप जी उसको करती है। तो दिव्या, आपके हिसाब से प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है, और एटलीस्ट बच्चों को कितने साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अच्छे से लगाने चाहिए? जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ज़रूरत तो होती ही है, क्योंकि उससे हमें यह पता चलता है कि आयोग ने किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, किस सब्जेक्ट से किस ज़्यादा आते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, तो ये मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए हमें पता चलता रहता है। जैसे मैंने आयोग के द्वारा कराए हुए 10 से 15 साल के लिए पेपर खरीदे थे, अनसॉल्व पेपर बुक ले ली थी, उसमें वो सारे थे, GS के और CSET के भी। मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी किसी कोचिंग की प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि यहाँ आगरा में वो मिलती नहीं थी टेस्ट सीरीज, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे दी थी। फिर आयोग के द्वारा कराए गए क्वेश्चन और पूर्वालोकन में जितने भी, उसमें काफ़ी मात्रा में हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को किया था प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए भी क्योंकि 2018 से ही पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो सारे क्वेश्चन लगाए थे 2018 से अभी तक अपने GS के लिए। हिंदी और ऐसे के लिए मैंने 2013 से
अभी तक जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं मैंने 2013 से हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन आयोग के द्वारा प्रिंट करा लिए थे, वो किए थे। ऐसे के लिए भी ऐसे मैंने ज़्यादा नहीं लिखे, ऐसे तो मैं हर टॉपिक पे जितने भी सेक्शन में दिए हुए हैं 2-2 3-3 बस ऐसे ही लिखे थे। और जीएस के लिए मैं 2018 से जो भी क्वेश्चन कराए गए थे आयोग के द्वारा, हाँ मेंस के लिए, वो जीएस के लिए वो सभी किए थे और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। तो आपका मीडियम हिंदी था या इंग्लिश? मीडियम मेरा इंग्लिश था इस तैयारी में, लेकिन मैंने ऐसे और GS4 एथिक्स का पेपर हिंदी में लिखा है, क्योंकि ये कई क्वेश्चन है नहीं मिलता, वो ये मतलब कई ऐसे प्रकार की बात है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक ही मीडियम में हम लिखते हैं। तो यूपीपीसीएस में लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं होती है, इसमें एक पेपर किसी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उस पेपर के बीच में मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में मैं हिंदी में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकती थी खुद को, और GS4 में भी, तो इसलिए मैंने उसकी लैंग्वेज हिंदी चुनी। आपको ऐसा लगता है कि ये जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स हैं इसमें इंग्लिश में जो बुक्स आती हैं मतलब अच्छे रिसोर्सेज की कमी है? हाँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का ये रहता है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होते, या फिर रिसोर्सेज की कमी तो रहती है, लेकिन सिलेक्शन तो होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी कॉपी में अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, अपना आंसर अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, तो सिलेक्शन होता है, कई हुए हैं, हर साल भी होते हैं। लेकिन रिसोर्सेज की कमी रहती है, उसको हमें खुद ही दूर करना पड़ता है। अब तो क्योंकि इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से हर चीज़ आसान हो गई है, तो उससे चीज़ें आसान हुई हैं। तो अब और गूगल ट्रांसलेशन भी हो जाता है, अगर हमें कोई चीज़ें इंग्लिश में अच्छी मिल रही है तो हम ट्रांसलेट करके उसको अपनी हिंदी में यूज कर सकते हैं। तो इन सब माध्यमों से अगर कहीं कमी होती भी है तो उसको पूरा कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी? आंसर राइटिंग के लिए तो पहले तो हमारा सिलेबस ही जिस कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना सिलेबस या टॉपिक कंप्लीट नहीं करते हैं। सिलेबस तो पूरा कभी पेपर के एक दिन पहले तक हमें यही लगता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जितना है उतना मेजर पार्ट हम कर चुके होते हैं। और ये भी गलती रहती है कि जब किसी भी टॉपिक को हमने किसी एक यूनिट को पूरा नहीं किया, उसकी आंसर राइटिंग करने लग जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना, सबसे पहले तो उसको कवर करना है, साथ में उस जो भी हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उससे संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग करनी चाहिए। आंसर राइटिंग मेनली 20 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, और 7 मिनट में एक आंसर लिखना होता है, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, वो एक प्रोसेस होती है। जैसे हम जब स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था, तो लगभग मैं 1 घंटे में ही एक आंसर लिख पाती थी इसी तरीके से, याद कर करके। वो चीज़ें याद भी नहीं आती थी, लेकिन वो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट वाली बात है। हम याद करेंगे लिखेंगे, याद करेंगे लिखेंगे, तो वो चीज़ें आ जाती हैं कि हमारा आंसर 7 से 8 मिनट में लिख जाता है। और आंसर राइटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे आंसर को हमें एक इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी और फिर कंक्लूजन के फॉर्मेट में लिखना होता है। इंट्रोडक्शन के लिए हम डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट आई हो वो यूज कर सकते हैं, डाटा आता है वो, इन सब चीज़ों से हम अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। बॉडी पार्ट जैसे आंसर में पूछा गया है वो बनाते हैं, फिर एक अच्छा कंक्लूजन देते हैं जिसमें एक आशावादी सोच झलके इस प्रकार से। और जैसे हम अपने आंसर को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसे मैप बनाते हैं। अगर आंसर में, अगर क्वेश्चन में ज़रूरत है उसके हिसाब से, तो यूपी का मैप बनाना है, किस जगह यूपी के मैप की ज़रूरत है, किस जगह इंडिया के मैप की ज़रूरत है, फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। एक कुछ डायग्राम्स, जैसे हमें कुछ चीज़ें बतानी है तो सर्कल डायग्राम या फिर ट्रायंगुलर में बनाकर कुछ भी चीज़ें अपनी डिफाइन कर सकते हैं। उससे हमारी कॉपी एक अलग झलकती है और चेक कर कुछ एक इनोवेशन सा भी दिखता है। तो ये सब चीज़ें हमें आंसर राइटिंग में करनी चाहिए। अब दिव्या, जैसे आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग तो ली नहीं, आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी है वो इंटरनेट के माध्यम से करी है, तो इसका मतलब ये है कि लगभग आपका मतलब काफ़ी टाइम इंटरनेट पर जाता होगा। इंटरनेट यूज़ करते हुए भी सोशल मीडिया से अपने आप को कैसे दूर रखा आपने? जी, क्योंकि मैंने ऑफलाइन, और ये सोशल मीडिया बच्चों की सफलता में कितना बाधक है आपके हिसाब से? जी, जैसे सोशल मीडिया है, तो मैं तो सोशल बिल्कुल ही नहीं थी, सच बताऊं तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी और ना ही सोशल यहाँ घर पर थी। मेरी बहुत ही कम बातें होती थी मम्मी से भी, सिर्फ उतना ही, अगर मैं काउंट करूँ तो बस 50 से 100 शब्द दिन में मम्मी से बोलती हूँ पूरा दिन। अपना सबसे पहले क्लास करनी होती थी, फिर उसके बाद अपनी स्टडी करनी, बुक्स के माध्यम से याद करना चीज़ों को और बेटर बनाना, उन सब चीज़ों को। सोशल मीडिया में यूज नहीं करती थी, क्योंकि वही हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो इस वजह से मैं शायद इसी वजह से अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर पाई है। तो अब आपसे बस आखिरी सवाल है, आप
बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि जो आपने एक पोजीशन अचीव करी है, आप जो लाखों बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो क्या करें और क्या ना करें? मैं जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें। हम कई बार कई सारी बुक्स ले आते हैं, एक एक सब्जेक्ट की कई कई बुक ले आते हैं, फिर उनको पढ़ने में टाइम भी वेस्ट होता है हमारा। तो सबसे पहले तो हमें लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं। अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो उस कोचिंग पर विश्वास करिए, उसके द्वारा बताई गई चीज़ों पर विश्वास करिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो जो भी जहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल रही है उस चीज़ों को पूरे विश्वास से फॉलो करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो कर रहे होते हैं उस पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर हमें कहीं से कोई जानकारी मिलती है तो हम तुरंत वहाँ स्विच हो जाते हैं, तो हमें ये भी नहीं करना है। पूरे विश्वास से हमें जो चीज़ें मिल रही हैं वो करनी है और अपनी मेहनत करनी है। मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, वो तो आपको करनी है। और संघर्ष तो हर दिन होता ही है, हर दिन हमें नोट्स बनाने होते हैं, कई सारी चीज़ें सेक्रीफाइसेस भी करनी पड़ती हैं, आना जाना बंद करना पड़ता है। इस तैयारी में कई दोस्त भी पीछे छूट जाते हैं हमारे। तो ये सब चीज़ें सबके साथ होती हैं, मेरे साथ भी हुई होंगी, आपके साथ भी हो रही होंगी। और फेलियर भी आते हैं, मेरे लाइफ में भी आए थे। 2021 में मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो 2020 में मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। 2021 में मेरा इन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, 2 नंबर से रह गया था। तो यही है कि असफलताएं आती हैं लेकिन उनसे घबराना नहीं है। और अपने फैमिली है, दोस्त लोग हैं, उन सबसे बात करिए। वो आपको एक इतनी अच्छी मैं तो मेरे क्यों ज़्यादा बाहर तो नहीं रहती थी, अपने भाई हैं उनसे बात करती थी, मम्मी हैं, वो लोग एकदम से पावर बूट सा कर दे रहे थे। तो उससे फिर अपना पूरा दिन तैयारी में अच्छा बीतता था। तो यही सब चीज़ें हैं कि अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत करिए पूरी एक जुनून के साथ कि हमें ये करना ही करना है। मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि मुझे बस करना है और किसी भी तरीके से करना है। अब मैंने अगर कई सारी चीज़ें मेरे लिए भी उतनी सहज तरीके से उपलब्ध नहीं थी। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी काफ़ी चीज़ें ढूंढनी पड़ती थी, बुक्स नहीं मिलती थी यहाँ पर, तो मुझे ऑनलाइन मंगानी पड़ती थी। लेकिन उन सब चीज़ों को मैंने एक्सक्यूज़ नहीं लिया, मुझे था करना है और किसी भी हालत में करके ही जाना है बस। तो यही सब चीज़ें आप करिए तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। एक्सीलेंट। अपनी इस सफलता का डेफिनेटली आपको तो है ही श्रेय, अपने अलावा आपको किसको श्रेय देना चाहेंगे अपनी सफलता का? सबसे पहले तो अपने ईश्वर को देना चाहूँगी, अपनी फैमिली, मम्मी पापा, भाई और सर मेरे जिन्होंने मुझे सही गाइडेंस दी, उन सभी को मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगी और दोस्तों को। एक्सीलेंट। बहुत अच्छा लगा दिव्या आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा। और मुझे उम्मीद है आपने जो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे साथ शेयर करी हैं उसके साथ बहुत से बच्चों को मार्गदर्शन मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।